अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इससे एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन या मोस्टली लॉन्ग में से एक कोई भी टॉपिक पूछ लिए जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन काफ़ी इजी है, बट कुछ टर्म्स इसमें आपने समझ नहीं होंगी। अगर वो आपको इजीली समझ आ जाती हैं तो फिर इससे लिंक्ड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली इससे लिंक्ड शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन पोजिस कर रही है तो किसी भी टाइम उसकी वेलोसिटी, किसी भी टाइम टी या किसी पॉइंट पी पे हम उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, या डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर एक्सेलरेशन क्या किसी पॉइंट पे होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन इससे लिंक्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। मोशन को हमने बहुत डीपली और डिफरेंट टाइप्स उसकी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं कि लाइक ट्रांसलेटरी, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, इस तरह की बहुत सारी हमने पढ़ी हुई हैं। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन आप फर्स्ट ईयर में आकर फर्स्ट टाइम नाम सुनते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुई। जो टाइप्स आपने पढ़ी उनमें तो वो टाइप नहीं थी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सेम एज इट इज़ है। जैसे आपने सर्कुलर मोशन पढ़ी हुई है तो सेम सर्कुलर मोशन से मिलती जुलती है, बट सर्कुलर मोशन में ये होता है कि बॉडी पूरा एक चक्कर लगाती है, और इसमें भी ऐसा ही है। सर्कुलर मोशन में भी कर्व पाथ होता है और टू डायमेंशनल मोशन होती है कि कोई बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है तो मतलब आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, तो टू डायमेंशनल मोशन होती है। और यहाँ भी टू डायमेंशनल मोशन होती है। वहाँ भी बॉडी एक ही फोर्स के अंडर मूव कर रही होती है और यहाँ भी बॉडी एक ही फोर्स के अंडर मूव कर रही होती है। वहाँ भी कर्व पाथ होता है और यहाँ भी कर्व पाथ होता है, बट यहाँ जो पाथ होता है ये पैराबोलिक होता है, लाइक पैराबोला टाइप होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे कि किस तरह बनता है और क्यों बनता है। वो वहाँ जो पाथ बनता है वो सर्कल होता है, सिर्फ डिफरेंस ये, बाकी आलमोस्ट सेम जो करेक्टरिस्टिक्स इनकी आपस में मिलती जुलती हैं। अब वहाँ जो फोर्स लग रही होती है वो भी सिंगल होती है, बट वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। और यहाँ जो फोर्स लग रही होती है ये अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन पे लगती है और डायरेक्टेड होती है ये टुवर्ड्स अर्थ, क्योंकि ग्रेविटेशनल होती है। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। देखें, जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो हम मोस्टली जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं उससे लिंक्ड हम कोई इस तरह की टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उसको समझने में आसानी। जब हम मोशन की यहाँ बात कर रहे हैं साथ हमने प्रोजेक्टाइल लगा लिया कि मोशन के साथ प्रोजेक्टाइल। अब ये प्रोजेक्टाइल दूसरी मोशन से इस मोशन को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन प्रोजेक्टाइल हमने क्यों लगाया? ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें ये बताता है कि ये मोशन दूसरों से डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट है। और ये वर्ड हमने लगाया क्यों? हमने कहा कि अगर हम किसी बॉडी को किसी लाइक ये वर्टिकल में मार्कर को आप फेंक दो और डाउनवर्ड, लाइक मार्कर यहाँ से ऊपर गया और यहाँ ही से वापस आ गया, अलॉन्ग लाइन इसने मूव किया, लाइक ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अगर मैं मार्कर को यहाँ से गिरा दूँ नीचे तो मार्कर सीधा जाएगा नीचे, मीन जिस लाइन पे ऊपर गया उसी लाइन पे वापस आया। लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली वर्टिकली ना फेंकूँ, लाइक 90 के एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना बन रहा है 90, चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है और मार्कर को मैं यूँ ऊपर फेंक रहा हूँ तो 90 के एंगल पे। अगर मैं मार्कर को 90 के एंगल पे ऊपर फेंकूँ तो मार्कर इसी ही लाइन पे वापस आ रहा है, तो इट मीन्स ये समहाउ लीनियर मोशन है। लेकिन अगर मैं 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पे फेंकूँ, सिर्फ 90 पे ना फेंकूँ, मैं 30 पे फेंकूँ, 40 पे फेंकूँ, 10 पे फेंकूँ, 0 डिग्री पे फेंकूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि बॉडी एक लाइन पे जाए। ठीक है, लाइक ये मार्कर है यहाँ मेरे हाथ में, मैं 90 पे यहाँ से ऊपर नहीं फेंकता, मैं किसी एंगल थीटा पे इस डायरेक्शन में फेंकता हूँ तो ये मार्कर आया। अब मार्कर कैसे मूव करे कि मेरे इस हाथ से इस हाथ तक भी पहुँचा है, लाइक ये इसने डिस्टेंस तय किया हॉरिजॉन्टल और ऊपर इतनी हाइट तक भी गया, मीन कि यहाँ इस लेवल से इतनी हाइट तक ऊपर भी गया, तो इसने इस तरह की मोशन पोजिस की कि यूँ ऊपर जा रहा है और फिर वापस आ रहे। क्लियर? अब अगर ये आगे भी आया हॉरिजॉन्टल मोशन और ऊपर भी गया तो वर्टिकल मोशन, इसका मतलब है इसने एक लाइन पे मूव
नहीं किया, बल्कि दो लाइंस पे मूव करे एट द सेम टाइम। हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग भी मूव करे, वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग भी मूव करे। इट मीन्स ये 2 डायमेंशनल मोशन है। एक बात तो क्लियर होगी। लेकिन दूसरी बात कि देखो ये मार्कर ऊपर जा रहा है, हमने थ्रो किया, ये मार्कर ऊपर जा रहा है और एक ख़ास हाइट पे पहुंचने के बाद ये वापस आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर जाता रहे, ठीक है। इट मीन्स ऊपर जाके वापस आना ये बताता है कि ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी फिर कम हो रही है। लाजमी बात है, तभी तो ये वापस मुड़ा। अगर वेलोसिटी कम ना होती तो ये सीधा ऊपर चला जाता। लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है तो एक ख़ास पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो इसको ऊपर लेकर जा रही है वो 0 हो जाती है, जिसकी वजह से ये वापस मुड़ा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 डायमेंशनल मोशन पोजेस करते हैं। अलॉन्ग वर्टिकल लाइन भी जाता है, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन भी आता है ये मार्कर। और इस मार्कर को हम नाम दे देंगे कि ये मार्कर प्रोजेक्टाइल है। कि अगर हम किसी भी बॉडी को, कोई भी बॉडी प्रोजेक्टाइल कहलाएगी कब? जब उसको हम 90 डिग्री के एंगल के अलावा किसी भी एंगल पे फेंकें, क्योंकि वो मोशन 2 डायमेंशनल पोजेस करेगी और वो सारी करेक्टरिस्टिक्स उसमें आम लीनियर मोशन से डिफरेंट होंगी। अब हमने कहा कि अगर किसी भी बॉडी को हम 90 के एंगल के अलावा किसी भी एंगल पे थ्रो करें तो वो बन जाती है वो बॉडी प्रोजेक्टाइल। तो उस बॉडी की मोशन को फिर हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन वो होती कैसी है? कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन, पहली बात 2 डायमेंशनल मोशन होती है कि बॉडी एट ए सेम टाइम वर्टिकल मोशन भी कर रही होती है, एट ए सेम टाइम हॉरिजॉन्टल भी, मीन वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है, हॉरिजॉन्टल भी कवर कर रही है। तो इट मीन्स ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है। लेकिन ऊपर जाती हुई इसकी वेलोसिटी कम होती है और वापस आ जाती है। आगे जाने वाली वेलोसिटी कम नहीं होती, ठीक है, इधर वापस ये पीछे नहीं मुड़ती। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फिर जो कोई फोर्स लग रही है, बॉडी एट द सेम टाइम आगे भी आ रही है। लाइक मैं इस हाथ से थ्रो करता हूँ तो मार्कर यूँ मेरे दूसरे हाथ पे पहुँच जाता है और इस तरह की मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो देखो मार्कर इधर तो आ रहा है लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। तो इट मीन्स ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो इसको पीछे मोड़ने की कोशिश करे, पीछे खींचे। लेकिन मार्कर हमेशा आगे भी नहीं जा रहा, इसका मतलब ऐसी भी कोई फोर्स नहीं है जो इसको हमेशा आगे खींचे। तो इट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग इस मार्कर पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही, ना तो कोई इस फोर्स इसको पीछे खींच रही है, ना तो कोई फोर्स इसको आगे खींच रही है। अगर फोर्स कोई नहीं लग रही है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो मोशन है इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन वो यूनिफॉर्म रहेगी। लेकिन वर्टिकल की अगर जब हम बात करते हैं तो ये जब ऊपर जाती है बॉडी, तो ऊपर जाती हुई इसकी वेलोसिटी एक ख़ास टाइम पे 0 हो जाती है, ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी, उसको हम वर्टिकल वेलोसिटी कहते हैं, और वहाँ से वापस मुड़ आती है। इट मीन्स वापस मुड़ने इसका ये बताता है कि कोई इस पर फोर्स एक्ट कर रही है जो उसको नीचे खींच रही है, तो वापस ये मुड़ी, उस फोर्स ने खींचा। और दूसरी मीनिंग में ये ऊपर जा रही है और वेलोसिटी कम होती होती 0 को पहुंच है, तो इट मीन्स ऊपर जाती हुई वेलोसिटी कम हो रही है। इट मीन्स जो फोर्स लग रही है वो नीचे खींच रही है, ऊपर नहीं खींच रही। तो हम कहते हैं वो फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशनल है, बाकी तो कोई यहाँ सोर्स नहीं है फोर्स का। तो फिर हम यहाँ से ये कहते हैं कि जब हम किसी भी बॉडी को थ्रो करते हैं 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पे, तो बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन पोजेस करती है। और ये मोशन सिर्फ किस फोर्स के अंडर होती है? ये मोशन सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर होती है, जो बॉडी को डाउनवर्ड खींच रही होती है हर पॉइंट पे, और बाकी कोई फोर्स बॉडी पे नहीं लग रही होती जो बॉडी को स्पीड अप करे या स्पीड डाउन करे अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स भी सिर्फ वर्टिकल मोशन को इफेक्ट करेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही। तो फिर हमने क्या कहा कि ऐसी मोशन अगर हम किसी भी बॉडी को थ्रो करें 90 डिग्री के एंगल के अलावा किसी भी एंगल पे, तो ये बॉडी बन जाएगी प्रोजेक्टाइल, और ये 2 डायमेंशनल मोशन पोजेस करेगी। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब ये एट ए सेम टाइम ऊपर भी जाएगी और एट ए सेम टाइम आगे भी जाएगी। ऊपर जाना मीन वर्टिकल मोशन, वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग, और आगे आना मीन हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन पोजेस करती है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन। लेकिन जब ये मूव करती है तो इसकी मोशन सिर्फ सिंगल फोर्स के अंडर होती है, और वो फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कितने तरह की हो सकती है? तो हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल कितनी तरह हम बना सकते हैं, किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टाइल हम कितनी वे से बना सकते हैं। कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है लाइक
ये कोई बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, अगर इस बॉडी को मैं 90 के एंगल पे फेंकूँ ऊपर तो ये यहाँ पहुँच के यहाँ ही से वापस आएगी, बट ये लीनियर मोशन। लेकिन किसी और एंगल पे फेंकूँ, चाहे मैं इस एंगल पे फेंकूँ, चाहे इस एंगल पे फेंकूँ, चाहे इस, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन पोजेस करेगी कि ये हाइट भी कवर करेगी और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगी। तो अगर मैं किसी भी एंगल पे फेंकूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, सिर्फ 90 पे ना फेंकूँ तो बॉडी प्रोजेक्टाइल बन रही है। बट अगर मैं एग्जैक्टली 0 डिग्री पे फेंकूँ तो क्या होगा? किसी एंगल पे ना फेंकूँ, मतलब 90 के एंगल पे तो पक्का होना ही नहीं चाहिए। 90 के अलावा किसी भी एंगल पे बॉडी प्रोजेक्टाइल बनेगी, कोई भी एंगल थीटा ले लें, किसी थीटा एंगल पे मैंने थ्रो की। लेकिन थीटा के अलावा अगर मैं 0 डिग्री पे थ्रो करता हूँ बॉडी को तो फिर क्या होगा? मीन कि किसी स्पेसिफिक एंगल थीटा पे मैं नहीं थ्रो कर रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में अगर थीटा पे थ्रो करूँ तो बॉडी इस तरह की मोशन पोजेस करेगी कि एट एन एंगल थीटा, ठीक है, कि 90 पे नहीं थ्रो किया, थीटा पे थ्रो किया बॉडी को यूँ। लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो करूँ तो क्या होगा? लाइक दिस, कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, बॉडी को भी मैंने ये थ्रो किया। तो ये बहुत आसान है कि जब आप कोई भी चीज़ फेंकते हैं एक स्पेसिफिक हाइट से या घर से बाहर फेंकते हैं तो हम मोस्टली हॉरिजॉन्टल ही फेंकते हैं। लाइक मैं मार्कर को यहाँ से हॉरिजॉन्टल फेंकूँगा आगे, सिर्फ वेलोसिटी में आगे दूंगा, ना वेलोसिटी में नीचे दूंगा ना ऊपर की तरफ। वर्टिकल डायरेक्शन में मैं कोई वेलोसिटी नहीं दूंगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी दूंगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन भी ये है, मैं वेलोसिटी भी ये दे रहा हूँ, तो बॉडी पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ या जिस वेलोसिटी से मैं बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ, बॉडी की मोशन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? सेम। तो इट मीन्स एंगल कितना बनेगा? 0। तो अगर मैं 0 डिग्री पे थ्रो करूँ लाइक दिस, तो देखो मार्कर यहाँ से आगे गया और यहाँ से नीचे गया, और अब ये मोशन कौन सी हुई? देखो कि मैंने मार्कर को यहाँ से फेंका लाइक 0 डिग्री पे, चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइन भी यही आगे है और ये लाइन भी मैं बिल्कुल थ्रो कर रहा हूँ अलॉन्ग दिस लाइन, लाइक इस तरह 2 लाइन जो पैरेलल जा रही है, तो इनके दरमियान एंगल कितना होता है? 0। तो यहाँ भी मैं 0 डिग्री पे थ्रो करता हूँ, फिर भी बॉडी क्या करती है? आगे जाती है और फिर आगे से नीचे जाती है। इट मीन्स बॉडी थी इस पॉइंट पे, अगर यहाँ से मैं नीचे नॉर्मल ड्रा करूँ तो ज़मीन पे इस पोजीशन पे थी, किसी पोजीशन ए पे, लेकिन जो ही मैंने यहाँ से थ्रो किया तो ऐसे ये बी पे पहुँचा। लेकिन पहले बॉडी थी इतनी हाइट पे, अब एग्जैक्टली बी पे पहुँच जाएगी, तो इतनी हाइट से नीचे भी बॉडी आ गई और ऐसे बी पे भी पहुँच गई। तो कितनी लाइन पे मूव किया बॉडी ने? 2 पे, कि अलॉन्ग वाई और अलॉन्ग एक्स, दोनों लाइंस के अलॉन्ग बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। इट मीन्स ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है कि जिसमें बॉडी एट ए सेम टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रही है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। अब इस तरह की भी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगी और ये मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। तो फिर इसी बेस पे हमने इसकी 2 टाइप्स बना ली कि अगर हम अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल बॉडी को थ्रो करें फ्रॉम अ स्पेसिफिक हाइट, तो देन तब भी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन ही पोजेस करेगी। तो अगर किसी ग्राउंड से किसी एंगल थीटा पे बॉडी को थ्रो करें तब भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही पोजेस करेगी। इस बेस पे हमने इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल, अगर किसी एंगल पे थ्रो करेंगे तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल, अगर अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल थ्रो करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फिर जो मोशन पोजेस करेगी वो इस तरह की होगी, इस मोशन को कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर किसी एंगल पे थ्रो करेंगे तो बॉडी तो मूव इस तरह करेगी और ये मोशन कहलाएगी एंगुलर प्रोजेक्टाइल। लेकिन फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को डिस्कस कर लेते हैं। देखें कि अगर हम बॉडी को किसी एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल 0 एंगल पे थ्रो करें, लाइक यहाँ बॉडी थी, मैंने 0 एंगल पे थ्रो किया तो बॉडी आगे जा रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका पाथ मुड़ता है और नीचे ग्राउंड पे चली जाती है। लेकिन ये कर्व्ड पाथ क्यों बनता है ये हम बाद में इस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी देखें कि ये 2 डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। अब ऑलरेडी हमें पता है कि जब बॉडी को हम थ्रो कर लेते हैं, थ्रो करने के बाद बॉडी पे कोई फोर्स ऐसी नहीं लगती जो इसको आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचे, लेकिन हर पॉइंट पे सिर्फ एक फोर्स लगती है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी को नीचे खींच रही है।
ठीक है। अब सपोज करो मैं इतनी हाइट पे खड़ा हूँ और ये हाइट पे मेरे हाथ में मार्कर है, हाइट h पे, लाइक y डिस्टेंस कितने h जितना। तो यहाँ से मैं मार्कर को थ्रो करता हूँ अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी देता हूँ सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैंने वेलोसिटी दी v सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं दी। इट मीन्स बॉडी दो तरह की अगर मोशन कर रही है तो दो किस्म की वेलोसिटी होनी चाहिए। एक वो वेलोसिटी जो बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवाती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे, एक वो वेलोसिटी जो बॉडी को हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव करवाती है। मेन जो इस बॉडी की वेलोसिटी होगी वो दो कंपोनेंट लाजमी फिर पोजेस करेगी। अगर ये 2 डायमेंशनल मोशन पोजेस करती है तो इसकी वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स होने ज़रूरी हैं, एक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाए, एक वर्टिकल में। मैं कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है सपोज, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे है तो मैं फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराने वाली वेलोसिटी को मैं कहूँगा vx जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को लेके जाती है, और वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवाने वाली बॉडी को मैं कहूँगा vy जो बॉडी को लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन मूव करवाती है। इट मीन्स कि बॉडी की जो मेन रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, इसके दो कंपोनेंट हैं v के, कौन कौन से, vx और vy। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं जब बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका जाए, इनिशियली मैं बॉडी को यहाँ से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता हूँ, तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ऊपर या नीचे, तो आंसर है नो। इट मीन्स इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो ज़ीरो है, मैंने तो सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया। अगर इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो है तो सिर्फ कौन सी वेलोसिटी फिर इसका कंपोनेंट एक ही बच जाता है, वो है हॉरिजॉन्टल जिससे मैंने बॉडी को थ्रो की। तो नेट वेलोसिटी यहाँ फिर किसके इक्वल होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो है। अब मैं कहूँगा कि जब मैं किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूँ तो इनिशियली सिर्फ उसके पास एक ही कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है और वो होता है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल जाती है। लेकिन जो ही बॉडी को मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ने के बाद बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है और वो होती है ग्रेविटेशनल, जो बॉडी को डाउनवर्ड खींचती है। तो हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी को डाउनवर्ड खींचना स्टार्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके अंदर वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट आ जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट, जिसकी वजह से बॉडी आगे जाके आगे से आहिस्ता आहिस्ता मुड़ना स्टार्ट होती है। जब तक वर्टिकल कंपोनेंट इसमें नहीं आया तब तक बॉडी आगे जाती है। जो ही वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसमें आ जाता है तो बॉडी मुड़ना स्टार्ट करती है और फाइनली ग्राउंड को जाके स्ट्राइक करती है। अब यहाँ इस पॉइंट पे जहाँ से मैंने जस्ट बॉडी को रिलीज़ किया, इस पॉइंट पे सिर्फ वेलोसिटी v मैंने दी और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मतलब हॉरिजॉन्टल vx यहाँ v के जितनी है, तो vy यहाँ कितनी है, 0। इनिशियल समझ लो, इनको इनिशियल नाम दे दो, इनिशियली x कंपोनेंट और इनिशियल y कंपोनेंट। अब इनिशियल y कंपोनेंट अगर 0 है तो बॉडी फिर आगे जाएगी, तो बॉडी यहाँ से आगे आती है। लेकिन चूंकि बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, लाइक सपोज यहाँ बॉडी पहुँच जाइए तो बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बॉडी के अंदर एक और कंपोनेंट आ जाता है वर्टिकल, लाइक vx जो हमारे पास हमने दिया है वो है हॉरिजॉन्टल। इस फोर्स की वजह से एक और दूसरा कंपोनेंट आ जाता है, वो आ गया vy। और जब बॉडी आगे मूव करना स्टार्ट करती है तो हर पॉइंट पे चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो हर पॉइंट पे ये नीचे वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे वाला कंपोनेंट vy इंक्रीज होते हैं। vy हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो डाउनवर्ड आते हुए vy इंक्रीज हो रहा है, तभी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कर्व्ड होती जाती है और फाइनली ग्राउंड को स्ट्राइक करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट मूव अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जनरेटेड, and due to vertical component of velocity body moves horizontally as well as vertically। मीन बॉडी अब दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल भी जाएगी और वर्टिकल भी जाएगी। तो देन बॉडी कवर्स हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस, मीन 2 डायमेंशनल मोशन होगी। लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल जाते हुए कोई फोर्स आगे से ना रोक रही है बॉडी को, निगलेक्टिंग दी फ्रिक्शनल एयर रेजिस्टेंस एट्सेट्रा, कोई फोर्स इसको रोक नहीं रही और ना ही कोई फोर्स इसको आगे खींच रही है। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल मोशन किसी फोर्स के अंडर नहीं हो रही,
हॉरिजॉन्टल मोशन के अलांग जो नेट फोर्स लग रही है दैट इज जीरो। अगर फोर्स नहीं लग रही तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ बॉडी विल मूव यूनिफॉर्मली, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विल बी यूनिफॉर्म, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स। तो इट मीन्स जितनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है अब कोई फोर्स इसको कम भी नहीं करी, कोई फोर्स इसको इंक्रीज भी नहीं करी, तो हमने हॉरिजॉन्टल जितनी वेलोसिटी से फेंका है उसी वेलोसिटी से बॉडी मूव करती रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब तक वो ग्राउंड को स्ट्राइक नहीं करती। वो वेलोसिटी ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही। बट वर्टिकली अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो जो ही बॉडी मूव करने लगेगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे खींचेगी। हर पॉइंट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे खींच रही है, जिसकी वजह से हर पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी नीचे जाती हुई बॉडी की इंक्रीज होगी। अगर वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रही है तो इट मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब हॉरिजॉन्टल मोशन तो यहाँ यूनिफॉर्म हुई क्योंकि कोई फोर्स इसकी वेलोसिटी को कम या ज़्यादा नहीं कर रही, आगे जाती हुई। बट वर्टिकल इस बॉडी पे हर पॉइंट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे खींच रही है, जिसकी वजह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का हर पॉइंट पे नीचे आती हुई इंक्रीज हो रहा है, और इसके बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन ज़ाहिर प्रोड्यूस होगा चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। और वो एक्सेलरेशन हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कौन सा होता है जी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल जो मोशन होगी इसकी वो होगी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, लाइक यूनिफॉर्म मोशन होगी, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। बट वर्टिकल मोशन उसकी एक्सेलरेटेड मोशन होगी, चूँकि वर्टिकल डायरेक्शन के अलांग क्या लग रही है फोर्स। अब हम ये कहते हैं कि बॉडी ने अगर मूव किया और बॉडी आगे जा रही है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, और बॉडी की जो वर्टिकल मोशन है वो एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जी जितना, लेकिन बॉडी ने दोनों तरह के डिस्टेंस कवर किए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, और ये डिस्टेंस हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके निकाल सकते हैं। सपोज करो कि ये बॉडी मैंने थ्रो की वेलोसिटी v से, अब इसका इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ है ही ज़ीरो क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो जितनी वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इट मीन्स vx जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैं कहता हूँ vx से शो करूँगा, वो vx यहाँ v जितनी, यूँ ही बॉडी आगे जाती है तो vy इसमें आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, वर्टिकल डिस्टेंस इसने कवर किया सपोज y, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँच गई बॉडी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया x। अब x और y हम निकालेंगे कैसे, तो अब x और y हम बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकाल सकते हैं। कैसे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ये कहती है किसी भी पॉइंट पे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय दिस रिलेशन, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी मल्टीप्लाई टाइम का स्क्वायर एट दैट पॉइंट। बट इस इक्वेशन को हम दोनों टाइम यूज़ करेंगे, और हमें ये पता है कि vi, जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की, तो हमें ये पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कौन सी वेलोसिटी की वजह से कवर होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कौन सी वेलोसिटी की वजह से कवर होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बॉडी नीचे कौन सी वेलोसिटी की वजह से आएगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो आंसर है वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से आएगी। जाहिर सी बात, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसको आगे लेकर जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी नीचे लेकर आएगी। इट मीन्स जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और एक्सेलरेशन भी उस वक्त कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी, और वर्टिकल एक्सेलरेशन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि हॉरिजॉन्टल। तो सपोज करो कि हम अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं, लाइक x है, वो a से b पे बॉडी पहुंची, x डिस्टेंस कवर किया, लेकिन a से b पे लाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, दैट इज vx, और वर्टिकल यहाँ इस पॉइंट से a तक लाने की, सपोज इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूँ c पॉइंट से पॉइंट पे लाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, vy, जिसकी वजह से बॉडी नीचे है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे x निकालना है, तो सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लो, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ जो हम a यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जो यूज़ करेंगे वो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज़ करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल कितनी है,
सपोज वी आई एक्स है कि जितनी मैंने वेलोसिटी दी वो वी जितनी है, और सपोज यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए टाइम टी लगता है, लेकिन एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, तो कोई फोर्स नहीं लगती हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ना तो स्पीड अप करने के लिए ना तो स्पीड डाउन करने के लिए, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इट मीन्स एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो ये होल टर्म हो जाएगी ज़ीरो, तो बचेगा सिर्फ वी आई टी। तो x इज़ इक्वल टू वी एक्स आई टी, और वी एक्स हमेशा वी कास थीटा जितना होता है हमें पता है। लाइक सपोज करो कि मैं यहाँ एक डायग्राम बना लेता हूँ कि ये कोई बी वेक्टर है r, और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल थीटा पे, तो इसकी प्रोजेक्शन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या बनेगी, आर कास थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको होगा, और ये अलॉन्ग वाई, आर वाई के इसके इक्वल होगा आर साइन थीटा, जो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट होगी इस वेक्टर का, क्योंकि ये प्लेन में। सेम एज इट इज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा के इसके इक्वल होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग होगी वो, अगर कोई थीटा हमारे पास थीटा है तो वी कास थीटा, लेकिन यहाँ हमने थीटा कितना है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल फेंक है, थीटा है ज़ीरो, तो वी कास थीटा की जगह कास ज़ीरो 1, सिंपल बच जाएगा वी एक्स आई इज इक्वल टू वी, कि जितनी वेलोसिटी से हमने फेंक है वही सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल के केस में थीटा ज़ीरो है, लेकिन अगर किसी हम थीटा पे फेंकते हैं तो फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कास थीटा बन जाएगी। अब अगर बात करें वर्टिकल मोशन की, तो हमने डिस्टेंस y निकालना है, तो यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ हम s फासला वर्टिकल यूज़ करेंगे, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से होती है, और हम वेलोसिटी वर्टिकल यूज़ करेंगे और एक्सेलरेशन भी वर्टिकल। तो वेलोसिटी वर्टिकल इनिशियल कितनी है, क्योंकि हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टल फेंका है, इनिशियली कोई वर्टिकल वेलोसिटी थी ही नहीं, तो ज़ीरो। एक्सेलरेशन कितना है वर्टिकल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन जी है। तो फासला कितने, मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक कोई वाई है, तो ये चीज़ें सारी इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास वी आई वाई मीन ज़ीरो है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये टर्म हो जाएगी ज़ीरो, तो आपके पास सिर्फ 1/2 GT स्क्वायर बन जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, और इस इक्वेशन से चूँकि ये नॉन एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म के लिए वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम एक्सेलरेशन वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी बॉडी हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम से निकालते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन वाली टर्म ज़ीरो हो जाती है। अब ये सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। अगर हम वर्टिकल प्रोजेक्टाइल की बात करें, या फिर समझ लें आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल की, तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी कास थीटा आता है, क्योंकि हम किसी थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं। यहाँ थीटा ज़ीरो है तो कास थीटा कास ज़ीरो 1 आ गया, तो यहाँ v इंटू 1 वी, लेकिन वहाँ फिर v कास थीटा इंटू टी आएगा। और जब हम किसी एंगल पे बॉडी को थ्रो करेंगे तो इट मीन्स इनिशियली बॉडी को हमने किसी एंगल थीटा पे थ्रो किया, तो बॉडी आगे भी गई और बॉडी ऊपर भी आई, तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी फिर ज़ीरो नहीं होगी, वो v साइन थीटा जितना आ जाएगा। तो यहाँ v साइन थीटा प्लस 1/2 GT स्क्वायर आ जाएगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए। अब नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल की जब हम बात करें तो हम कहते हैं कि जब हम किस बॉडी को किसी भी एंगल थीटा पे थ्रो करें तो बॉडी एंगुलर प्रोजेक्टाइल बन जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल, दूसरा केस। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल कौन सी होती है, किस बॉडी को हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल कहेंगे? सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी कि प्रोजेक्टाइल किस बॉडी को कहेंगे जिसको हम 90 के अलावा किसी भी एंगल पे फेंकें। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किस बॉडी को कहेंगे जिसको हम 0 डिग्री पे थ्रो करें विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। और एंगुलर प्रोजेक्टाइल किसको कहेंगे जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल किसी एंगल पे थ्रो करें, बट दैट एंगल ना तो 90 होना चाहिए ना 0 होना चाहिए, कोई भी एंगल थीटा हो बट 90 और 0 ना हो। तो 90 और 0 के अलावा किसी भी एंगल पर अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं देन दैट बॉडी बिकम अ
angular projectile and it possesses two-dimensional motion. That motion is known as angular projectile motion of that body. Clear? Like this कि हम यहाँ से बॉडी को किसी एंगल थीटा पे इस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं विद वेलोसिटी v. अगर v वेलोसिटी के साथ हम इस बॉडी को थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं तो ये इस तरह की टू डायमेंशनल मोशन पोजेस करती है, जो ये इतनी हाइट पे भी ऊपर जाती है और यहाँ से यहाँ तक इतना आगे भी आती है. ये आगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक, और ये आगे इसका वर्टिकल डिस्टेंस. और जो हमने ऑलरेडी निकाले हुए कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने ऑलरेडी पता है कि हॉरिजॉन्टली मूव करती हुई बॉडी कभी भी कोई फोर्स इसको आगे से ना रोकेगी ना तो आगे खींचेगी, नेग्लेक्टिंग ऑल फ्रिक्शनल फोर्सेस. कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हम इस पे इसको फेंकने के बाद ना तो इस बॉडी को पीछे खींच सकते ना आगे ले जा सकते. इट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, तो एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो. तो फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स हम सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे, वर्टिकल भी सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे. बट वर्टिकल मोशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा है जी. लेकिन एक बात है, वहाँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने कहा कि इनिशियली बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं होता जो बॉडी को उसी वहाँ से नीचे या ऊपर लेके जाए, क्योंकि बॉडी को हम आगे फेंक रहे होते हैं. लेकिन यहाँ बॉडी को हम किसी एंगल थीटा पे फेंकते हैं. देखो बॉडी यहाँ से यहाँ तक इतना आगे भी आई और यहाँ से यहाँ तक इतना ऊपर भी की. इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसको हम कहते हैं वी एक्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. लेकिन चूँकि इनिशियल है, जहाँ से हमने थ्रो किया तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी हम कहते हैं कि ये है वर्टिकल वेलोसिटी, वी वाई कंपोनेंट. तो इसका मतलब है रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के मिलने से बनती है. लाइक इसको हम यहाँ से उठा के अगर यहाँ रख लें वी वाई आई, तो इसका मतलब वी एक्स आई अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल प्लस वी वाई आई इज इक्वल टू वी. क्लियर? और इसकी मैग्नीट्यूड रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज कंपोनेंट्स के इक्वल होगी. लेकिन अगर हम इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल वी एक्स और ये वी वाई, तो हमारे पास वी एक्स हॉरिजॉन्टल हमेशा कास थीटा के इक्वल आएगी, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज. बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कास थीटा. तो फिर बेस क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी हाइपोटेन्यूज इंटू कास थीटा. तो हाइपोटेन्यूज यहाँ वी है तो वी एक्स वी कास थीटा के इक्वल आएगी. इस तरह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा. तो साइन थीटा फिर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर चूँकि यहाँ वी वाई है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा वी साइन थीटा. अब ये इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट रिजल्टेंट वेलोसिटी वी, वहाँ इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो था लेकिन यहाँ ज़ीरो नहीं है वी साइन थीटा जितने. तो फिर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा डिस्टेंस निकालने में. वहाँ हमने क्या कहा था? x इज इक्वल टू वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ कितनी है? cos थीटा. तो v cos थीटा मल्टीप्लाई टी. लेकिन वहाँ cos थीटा हमने नहीं लिखा था. क्यों? क्योंकि थीटा ज़ीरो था और cos 0 1 होता है, तो सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी. और इस तरह y हमने वहाँ क्या निकाला था? 0 + 1/2 GT². ज़ीरो क्यों? क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो थी, लेकिन यहाँ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? वी साइन थीटा. तो वी आई टी, वी आई मीन इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कौन सी है? वी साइन थीटा प्लस 1/2 GT². 1/2 AT² था तो 1/2 GT². ए यहाँ जी है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही. अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमारे पास दोनों आगे इन इक्वेशन से निकालेंगे. लेकिन इसके अलावा पहली बात तो ये है कि हम कहते हैं कि ये पाथ जो बन रहा है ये पैराबोलिक बन रहा है, पैराबोला टाइप है. अब ये पैराबोला पाथ है जो हमारे पास, इसका पाथ कैसे है? पैराबोला. ठीक है, लेकिन पाथ ऐसा ही क्यों बनता है? सपोज पाथ ऐसे भी बन सकता था ना, यहाँ से हमने बॉडी को फेंका, ये ऊपर गई, यहाँ से नीचे आ गई. ठीक है, इस तरह के पाथ हो सकता था, लेकिन ऐसा पाथ नहीं है. इस तरह का पाथ है, स्मूथली हर पॉइंट पे
बॉडी बेंड हो रही है, कर्व पाथ बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि यहाँ कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर। आप इस तरह समझो कि बॉडी को हमने यूँ ही थ्रो किया किसी एंगल थीटा पे, बॉडी उस तरफ जिधर हमने थ्रो किया बॉडी उधर ही जाएगी उस वेलोसिटी के साथ। लेकिन चूँकि फोर्स नीचे खींच रही है तो हर पॉइंट पे फोर्स कितना नीचे खींच रही है? इक्वल अमाउंट में, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, फील्ड फोर्स है, वो कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही। इट मीन्स हर पॉइंट पे फोर्स इक्वल अमाउंट में बॉडी को नीचे खींच रही, तो हर पॉइंट पे बॉडी इक्वली बेंड हो रही। एक तो कंसेप्ट ये, दूसरा वेलोसिटी के कंसेप्ट में समझे कि चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम v cos थीटा जितना, हर पॉइंट पे इतना ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स बॉडी को रोक नहीं रही। लेकिन वर्टिकल बॉडी ऊपर जाते हुए क्यों फोर्स नीचे खींच रही, तो ऊपर जाती हुई बॉडी की वेलोसिटी फिर कम होगी। लेकिन हर पॉइंट पे हर मतलब समझ लो 1 सेकंड में एक जितनी ही कम होगी। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 2 जितनी कम होगी, दूसरे सेकंड में 4 जितनी कम होगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो हर 1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज होगी वर्टिकल? 1 सेकंड में जितनी पहले चेंज होगी इतनी बाद में चेंज होगी, और इतनी ही उस अगले सेकंड में भी चेंज होगी। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी ऊपर जाती हुई, वर्टिकल वेलोसिटी हर पॉइंट पे इक्वल अमाउंट जितनी कम हो रही है, तो बॉडी किधर मूव करेगी? फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रिजल्टेंट जिधर बन रहे, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो मैं अब यहाँ देखो, मैं ये लिखता हूँ कि इनिशियली जब बॉडी को हमने यहाँ से थ्रो किया, उसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था? v cos थीटा, और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कितना था? v sin थीटा। v y मीन वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, और I मीन इनिशियल, x मीन अलोंग x एक्सिस इनिशियल। तो इन दोनों का हमारे पास रिजल्टेंट कहाँ बन रहे हैं? ये। तो बॉडी इधर जाएगी, तो बॉडी वेलोसिटी v के साथ इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये आ गया vx, इसको उठा के यहाँ प्लेस करो तो ये आ गया vy, तो हॉरिजॉन्टल। अब इस पॉइंट पे अगेन बॉडी क्या करेगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग आएगी? तो आंसर है कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी यहाँ थी इतनी ही यहाँ भी रहेगी, तो इतनी ही यहाँ vx इनिशियल। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या चेंज होगी या नहीं? तो फोर्स नीचे खींच रही है तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज। अब पहले इतनी अमाउंट थी यहाँ से यहाँ, तो नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन सपोज कि बॉडी की वेलोसिटी कुछ कम हो गई, अब यहाँ तक आ रही, तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का सिर्फ यहाँ तक बन रहा, तो ये आगे vy। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर बन रहा है? तो बॉडी यहाँ पहुँच गई विद वेलोसिटी। इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद फिर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लगी। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट अब अगेन क्या हो जाएगा कि अब इतने, तो इस पॉइंट पे से और कम हो जाएगा। इस पॉइंट पे सपोज करो कि पहले यहाँ तक आना चाहिए था, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अब ये यहाँ तक सिर्फ आ सकते, तो ये और कम हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर बन रही है? ये। अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल तो इतनी ही रहेगी, बट वर्टिकल और कम होगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर बनेगी? ये। और इस पॉइंट पे पहुंच के क्या होगा? हॉरिजॉन्टल तो इतनी ही रहेगी, बट वर्टिकल वेलोसिटी और कम होगी, तो अब रिजल्टेंट किधर बनेगा? ये। इस पॉइंट पे समझ लो कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो अगर ज़ीरो हो गया तो अब क्या होगा? अब बॉडी यहाँ से आगे जाएगी, लेकिन जो ही आगे जाने की कोशिश करती है तो फोर्स अब नीचे खींच रही है, तो नीचे खींचने की वजह से अगेन इसमें क्या आ जाते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। इनिशियल अभी थोड़ा सा वर्टिकल कंपोनेंट आया, हॉरिजॉन्टल तो इतना ही, तो बॉडी फिर कौन सा पाथ फॉलो करेगी? ये। अब देखो कि हॉरिजॉन्टल vx हर पॉइंट पे v cos थीटा जितना ही रहेगा, क्योंकि चेंज नहीं हो। vy यहाँ ज़ीरो हो गया था, अब vy इंक्रीज़ होगा, तो इस पॉइंट पे थोड़ा vy और इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी।
तो अब ये वी वाई वी एक्स तो इतना ही रहेगा जितना पहले था। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन, इस पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचेगी तो अगेन वी वाई और बढ़ जाएगा, वी एक्स तो इतना ही रहेगा। तो दोनों की रिजल्टेंट की तरफ वेलोसिटी बनेगी ये। इस पॉइंट पे पहुंच के वी वाई और इंक्रीज हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम, तो बॉडी किधर जाएगी ये। इस पॉइंट पे पहुंच के वी वाई और बढ़ जाएगा और वी एक्स तो सेम, तो बॉडी ये पहुंचेगी, आके ज़मीन को स्ट्राइक कर। इट मीन्स पाथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पैराबोलिक बन रहा है। और क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी को इक्वल अमाउंट में उसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करी, इक्वल अमाउंट जाती हुई इक्वल अमाउंट में डिक्रीज़ करी, आते हुए उतनी ही अमाउंट में इंक्रीज़ कर रही है। तो जैसी जाती हुई डिक्रीज़ हुई वेलोसिटी ऐसी आती हुई इंक्रीज़ हुई, तो पैराबोला टाइप शेप बन गई। क्लियर है? और इस तरह की 2 डायमेंशनल मोशन को हम क्या कहते हैं? बॉडी की प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगला क्वेश्चन आपसे, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता चल गया कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी पॉइंट पे बताएं बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि चूँकि बॉडी की हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगा, क्यों? क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही। लेकिन वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा? तो वर्टिकल एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अब वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा हर पॉइंट पे? तो आंसर है कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल जो फोर्स है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन किस वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर पॉइंट पे इक्वल अमाउंट में लग रही है। अगर वो इक्वल अमाउंट में लग रही है, लाइक पहले 10 न्यूटन लग रही थी, अगली सेकंड में भी 10 लगेगी, उससे अगले में भी 10, उससे अगले में भी 10 न्यूटन। अगर पहली सेकंड में उसने वेलोसिटी को चेंज किया 2 जितना, तो अगले में भी 10 लग रही है, अगले में भी 2 जितना चेंज करेगी, उससे अगले में भी 2 जितना चेंज करेगी। तो हर सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है? सेम। तो इट मीन्स एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही होते हैं कि एक यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग है। तो यहाँ वेलोसिटी में चेंजिंग हर एक सेकंड में 2 2 2 आ रही है। इट मीन्स एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? यूनिफॉर्म। तो वो एक्सेलरेशन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है वो हम कहते हैं कि वो होता है जी जितना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना। इट मीन्स वर्टिकल एक्सेलरेशन यहाँ क्या होगा? जी। और ये हर पॉइंट पे सेम होगा। लेकिन जब बॉडी ऊपर जाएगी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन तो ये जी होगा माइनस, और ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन तो ये जी होगा प्लस। क्यों? क्योंकि नीचे बॉडी आ रही है तो फोर्स की डायरेक्शन में आ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई। अब वी एफ हर पॉइंट पर, हर अगले पॉइंट पे पिछले पॉइंट से ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। नीचे आते हुए जी हो गया पॉजिटिव। ऊपर जाते हुए हर अगले पॉइंट पे वेलोसिटी प्रीवियस पॉइंट से कम है, तो वी एफ माइनस वी आई, तो वी आई ग्रेटर है वी एफ से, तो आंसर नेगेटिव। मीन ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और वो होगा कितना? जी जितना। अब फोर्स अगर सेम लग रही है तो इट मीन्स वेलोसिटी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हर पॉइंट पे इक्वल अमाउंट जितना पर सेकंड चेंज हो रहा है। कि अगर पहले सेकंड में 2 जितना चेंज आया, दूसरी सेकंड में भी 2 जितना चेंज आएगा, थर्ड सेकंड में भी 2 जितना चेंज आएगा। तो अब अगर कोई आपको कहे कि इस पॉइंट पे निकालें वेलोसिटी कितनी है या इस पॉइंट पे निकालें वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें पता है कि दोनों वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के सम जितनी है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, तो हम वो निकाल लेते हैं। देखो अब सपोज करो कि ये आपकी बॉडी की प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये, और आपको कहा जाता है इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी निकालो बॉडी की कितनी, v। अब इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की? vx कंपोनेंट और vy कंपोनेंट। और सपोज इस पॉइंट पे जो vx कंपोनेंट है उसको अगर हम इनिशियल कंपोनेंट कहते हैं, और इस पॉइंट पे जो vy कंपोनेंट है उसको हम इनिशियल y कंपोनेंट कहते हैं, तो इस पॉइंट पे फिर ये क्या हो जाएंगे? फाइनल। कि इस पॉइंट के लिहाज से ये फाइनल पॉइंट।
अब ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वी एफ सपोज करो कि आपने अभी वी एफ निकालनी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए फाइनल कंपोनेंट वी एफ किसके इक्वल हो जाएगा? वी एक्स एफ क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट। वी आई क्या हो जाएगा? वी एक्स आई क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट, और ए क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल जीरो, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वैल्यू पुट करें तो फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट किसके इक्वल आ जाए? ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि ए जीरो है। तो वी आई वी एक्स आई है, और वी एक्स आई हमें पता है इनिशियल कंपोनेंट कितना है? वी कास थीटा, तो वी कास थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का किसी भी पॉइंट पे कंपोनेंट इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होता है। इट मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही, ये मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ से हमने क्या रिलेशन फिर निकाल लिया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इनिशियल कंपोनेंट जितना होता है और भी कास थीटा जितनी होती। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका? वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? वी वाई, किसी पॉइंट फाइनल पॉइंट पे वी वाई एफ। अब वर्टिकल कंपोनेंट के लिए वी एफ क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह वी आई क्या हो जाएगा? वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट, और ए क्या हो जाएगा? जी। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस जी, क्योंकि अभी हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस जी होगा, नीचे आती हुई अगर पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो प्लस जी होगा। अब ये वैल्यू पुट करो यहाँ इस इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा कि वर्टिकल फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा? इनिशियल, मीन इनिशियली कितना वर्टिकल कंपोनेंट था? तो वो था वी साइन थीटा, वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। और ए ऊपर जाते हुए माइनस जी जितने हैं तो माइनस जी टी। देखो अब यहाँ से, अब यहाँ आपको एक मेन चीज़ मिल गई कि ऊपर जाती हुई किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? इनिशियल कंपोनेंट, वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट माइनस जी टी। अगर टी की जगह हम 1 सेकंड रखें तो 1 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी से कितनी वेलोसिटी कम होगी? जी जितनी। कि इनिशियल वेलोसिटी सपोज करो यहाँ थी 20, तो अगले 1 सेकंड में 9.8 जितनी कम हो जाएगी। उससे अगले 1 सेकंड में फिर 9.8 जितनी कम, फिर 9.8 जितनी कम, फिर और ज़ीरो। जब वी साइन थीटा को वैल्यू अप्रोच कर जाएगी जी की बढ़ते बढ़ते तो ज़ीरो। बात समझ रहे? तो हर 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी? जी जितनी। अगर हर 1 सेकंड में जी जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कितना आएगा? चेंज जितना। और चेंज जी जितनी हो रही है तो एक्सेलरेशन जी ही आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन नीचे आते हुए क्या होगा? ये ऊपर जाते हुए, और फाइनल कंपोनेंट वेलोसिटी का ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन ये किसके इक्वल होगा? नीचे आती हुई चूंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो वी आई साइन थीटा प्लस जी टी हो जाएगा कि नीचे आती हुई वेलोसिटी बढ़ेगी। बात समझ रहे? और यहाँ ज़ीरो है, यहाँ इंक्रीज़, यहाँ और इंक्रीज़, यहाँ और इंक्रीज़, यहाँ और यहाँ मैक्सिमम। लेकिन ये चीज़ जब नीचे वाली वेलोसिटी हम देखेंगे तो उसके लिए इनिशियल कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो। वी आई साइन थीटा यहाँ क्या है? क्योंकि वो फिर इस पॉइंट के लिहाज से देखेंगे, यहाँ से आगे वर्टिकल कंपोनेंट आना स्टार्ट हो, यहाँ ऊपर ले जाने वाला वर्टिकल कंपोनेंट है बॉडी की मोशन में, और यहाँ से आगे नीचे वाला। तो यहाँ से आगे अगर नीचे वाला वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट स्टार्ट हो तो इनिशियल पॉइंट ये लेंगे, और इस पॉइंट पे फिर वी वाई क्या है? ज़ीरो। तो फिर ये इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ये क्या आ जाएगा? ज़ीरो। क्लियर?
तो फिर 1 सेकंड में g जितनी वेलोसिटी आएगी, 2 सेकंड में 2g, 3 सेकंड में 3g, 4 सेकंड में 4g, 5 सेकंड में 5g। तो g के मल्टीपल में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मीन इक्वल अमाउंट जितनी पर सेकंड इंक्रीज हो रही, इसलिए एक्सेलरेशन भी इक्वल अमाउंट जितना है। और यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम, ऊपर जाते हुए कम होते होते यहाँ 0, तो यहाँ नीचे इंक्रीज हो रही। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी फिर किसके इक्वल होगी, दोनों के कंपोनेंट। रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी पॉइंट पे प्लस वर्टिकल कंपोनेंट एट दैट पॉइंट। तो अब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमने कहा कि हर पॉइंट पे सेम होगा, v cos थीटा जितना होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाते हुए इस वेलोसिटी, ये फार्मूला है, और नीचे आते हुए ये। तो ऊपर जाते हुए अगर किसी पॉइंट पे आपसे पूछा हुआ है कि उसकी मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड इनके स्क्वायर के सम जितनी हो जाती है। फाइनल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो फाइनल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन पॉइंट्स पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और किन पॉइंट्स पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। अब वेलोसिटी देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर हर पॉइंट, लेकिन हमें पता है हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा, बट वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहे। लेकिन ऊपर जाते हुए ये कम हो रहे, नीचे आते हुए ज़्यादा। तो ऊपर जाते हुए अगर कम हो रहे तो फिर मैक्सिमम कहाँ है, जहाँ से छोड़ा बॉडी को हमने थीटा एंगल पे, वहाँ मैक्सिमम है। तो ये तो कांस्टेंट है, इसके मैक्सिमम होने की वजह से वेलोसिटी वहाँ मैक्सिमम होगी। इट मीन्स एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी मैक्सिमम हो, क्योंकि वी वाई मैक्सिमम। अब ऊपर जाते हुए कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ वी वाई 0 हो गया। तो इस पॉइंट पे एट मैक्सिमम हाइट वी वाई 0 हो गया। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के जितना टोटल वेलोसिटी बॉडी फिर पोजेस करेगी, तो इट मीन्स यहाँ फिर वेलोसिटी मिनिमम होगी कि नेट वेलोसिटी सिर्फ एक कंपोनेंट जितनी रहेगी। लेकिन यहाँ से जो ही नीचे मुड़ेगी बॉडी तो फिर वर्टिकल कंपोनेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल तो सेम है, तो यहाँ फिर मैक्सिमम वर्टिकल कंपोनेंट होने की वजह से वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। कहाँ, वेयर इट हिट्स द ग्राउंड बिफोर, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगेन मैक्सिमम। 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम हुई, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे। एक पे मिनिमम हुई, मैक्सिमम हाइट पे। क्लियर, जिसकी वजह से बॉडी यहाँ से ऊपर नहीं जाती, मुड़ जाती। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाती। अब एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि ये बताओ कि किसी भी पॉइंट पे जो बॉडी मोशन एग्जीक्यूट कर रही है किस एंगल पे जा रही है, वो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिहाज से वो किस एंगल पे जा रही है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको पहले समझो कि इसका पूछने का मतलब क्या है, कि ये पूछ क्या रहा है। सपोज करो कि इनिशियली बॉडी ये जा रही है और फिर इस तरह की मोशन, तो इनिशियली बॉडी ये जा रही है, इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन दिस, इसके साथ ये कितने एंगल बना रही है, थीटा। और अब किसी पॉइंट, इस पॉइंट पे अब बॉडी ये इस तरफ जा रही है, पहले इस तरफ जा रही थी, अब बॉडी इस तरफ जा रही है, अब थोड़ी सी इंक्लाइंड हो गई है। इट मीन्स अब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसके एंगल पहले की निस्बत थोड़ा कम हो गया, तो ये एंगल कितना होगा। अब सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम इसी तरह की ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रा कर ले। इट मीन्स ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसका अब एंगल कितना बन रहा है, सपोज ये कोई अल्फा बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, कोई अल्फा जितना, तो ये अल्फा कितना होगा। अब हमें पता है लाइन ये है हॉरिजॉन्टल, इस लाइन के पैरेलल, तो अब बॉडी इस पे इस तरफ जा रही है यूं, तो ये एंगल कितना बन रहा होगा, ये अगर आ गया v, हमने ऑलरेडी पढ़ा, तो ये क्या आ जाएगा फिर x एक्सिस पे vx कोई फाइनल कंपोनेंट, और y एक्सिस पे ये क्या आएगा vy कोई फाइनल कंपोनेंट। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल टाइप बन गई कि ये आ गया v, ये इसका आ गया vx का फाइनल कंपोनेंट इस पॉइंट पे, और ये आ गया वेलोसिटी के वर्टिकल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट, और ये एंगल बन रहे अल्फा।
तो ये अल्फ़ा कैसे निकालें? परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा होता है, तो अल्फ़ा फिर किसके इक्वल हो जाएगा? tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फाइनल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी और फाइनल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ फाइनल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी और फाइनल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो इट मीन्स किसी भी पॉइंट पे बॉडी कितनी एंगल पे जा रही है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, वो बताएगा स्लोप, कि बॉडी का स्लोप कितने। यहाँ स्लोप बॉडी का ये है कि ज़्यादा स्लोप है, यहाँ स्लोप थोड़ा कम हो गया, तो कितना स्लोप है वो tan अल्फ़ा से निकालें, क्योंकि tan अल्फ़ा स्लोप को शो करते कि मतलब राइज कितने और रन कितने, कितनी इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की हाइट और कितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हाइट है। तो दोनों को आपने डिवाइड किया तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेंगे। पहले स्लोप निकालेंगे कि बॉडी का स्लोप क्या है। देखो ऊपर जाती हुई बॉडी का स्लोप कम हो रहा है, इनिशियल हर पॉइंट से कम हो, और यहाँ स्लोप हो जाते हैं 0, फिर नीचे आते हुए स्लोप ज़्यादा हो रहा है। तो इट मीन्स ऊपर जाते हुए स्लोप कम हो रहा है नेगेटिव, नीचे आते हुए स्लोप ज़्यादा हो रहा है पॉजिटिव, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे बॉडी यूँ आगे जा रही है। स्लोप कितना है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ? तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, 0 मिनिमम। तो स्लोप होता है tan थीटा, जो ये बताता है कि राइज कितना और रन कितने, कि वर्टिकल हाइट कितनी और हॉरिजॉन्टल कितनी है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे 20। और इसके अलावा आपसे डिस्टेंस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे है, डिस्टेंस कैसे चेंज होगा, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल क्यों 0 होता है, वर्टिकल क्यों कांस्टेंट रहते हैं, और किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, कब वेलोसिटी बढ़ेगी कब कम होगी, कहाँ 0 होगी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, या नेट वेलोसिटी कहाँ मिनिमम होगी और क्यों। तो इन सब की लॉजिक्स आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो इसमें रह जाता है कि बॉडी मैक्सिमम ऊपर कितना जाएगी, हाइट कितनी हाइट तक जा सकती है, और मैक्सिमम आगे कितना जा सकती है, रेंज, ठीक, और कितने टाइम तक वो मतलब फ्लाइट में रहेगी, कि जिस पॉइंट से छोड़े वहाँ से लेके फिर जिस पॉइंट पर उसने लैंड करना है उस पॉइंट तक कितना टाइम लगाएगी टू कवर इट्स होल जर्नी। तो ये 3 मेन जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।